गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू भाई। चलिए भाई जल्दी से आ जाओ लाइव। चलो तो फिर हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे जरा एक बार मुझे दिखा दो प्लीज। बता दो जल्दी से लास्ट क्लास का कि लास्ट क्लास में क्या चल रहा था। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था जल्दी से मुझे याद दिला दो, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। क्या हमने लास्ट क्लास में शायद मार्केट पढ़ा था, बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। यस, याद आ गया मुझे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, गुड मॉर्निंग। मार्केट, बाजार, तो नेशनल इनकम हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, मार्केट हो गया, राइट। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। यस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने पढ़ लिए थे। तो फिर अब क्या, अब हम आगे चलते हैं। और हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया एंड डिवैल्यूएशन हो गया, राइट। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो आज की क्लास में अब हम बात स्टार्ट करते हैं। और चूंकि अभी हमने फाइनेंशियल मार्केट किया तो फाइनेंस वाली यूनिट को पूरा करते हैं। और आज की क्लास में अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। हिंदी में बोलते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। तो अब हम एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। और इस यूनिट में बहुत सारा ज्ञान हम लोग प्राप्त करेंगे और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे और देखेंगे कि मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग में क्या क्या बातें हैं आप लोगों के लिए, राइट। ठीक है। दोस्तों मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये क्या होता है तो ज़रा ध्यान से सुनना। तो अब हम पहले बात करेंगे मनी की, उसके बाद बात करेंगे बैंकिंग की। तो मनी, व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है। तो एनी कमोडिटी, हिंदी में कोई भी वस्तु विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो सबके द्वारा स्वीकार कर ली जाए, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों कोई भी कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हिंदी में कोई भी वस्तु जो सबके द्वारा विनिमय के माध्यम के तौर पर प्रयोग की जाए, उसे हम मनी, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मैंने कहा कोई भी कमोडिटी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर प्रयोग की जाए, मतलब जब हमें जिसकी मदद से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे मनी। मतलब एनी कमोडिटी, कोई भी वस्तु, लेकिन दो बातें। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है जो सारे लोग स्वीकार करें। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है जो सारे लोग स्वीकार करें। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के तौर पर, मतलब कि जिसकी मदद से हम लोग एक्सचेंज कर सकें, विनिमय कर सकें, उसे हम मनी, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मतलब क्या, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मैं बाजार गया ये मार्कर लेकर। जब मैं ये मार्कर लेकर बाजार गया तो मैंने कहा भाई साहब 2 किलो चावल दे दो।
उसने मुझे 2 किलो चावल दिए और मैंने उसको ये मार्कर दे दिया। इसका मतलब है ये मार्कर एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है इस मार्कर के तौर पर, इस मार्कर की मदद से मैंने राइस क्या कर लिए, उससे एक्सचेंज कर लिए। फिर अगेन मैं किसी और दुकान पर गया और मैंने कहा भाई साहब 2 किलो आलू दे दो, तो मैंने उस बंदे को ये मार्कर दिए और 2 किलो आलू ले लिए। इसका मतलब है ये मार्कर एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब इस मार्कर, ये जो मार्कर है ये काम कर रहा है विनिमय के माध्यम के तौर पर। मतलब इस मार्कर की मदद से हम लोग विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने ये मार्कर दिया और पहले राइस ले लिए, फिर ये मार्कर दिया तो फिर आलू ले लिए, फिर ये मार्कर दिए तो पंखा खरीद लिया। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 कि ये मार्कर सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, मतलब जनरली एक्सेप्टेड है। पॉइंट नंबर 2 कि ये मार्कर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के तौर पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं मनी। बट दोस्तों बात ये है कि ये मार्कर को कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के तौर पर प्रयोग नहीं करता है। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है कि इस मार्कर को कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के तौर पर प्रयोग नहीं करता है, इसलिए दोस्तों ये जो मार्कर है ये मनी नहीं कहलाता है। तो मनी का मतलब होगा कोई भी वस्तु, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जो सारे लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर प्रयोग कर लें, उसे हम कहेंगे मनी, उसे हम कहेंगे मुद्रा, राइट। दोस्तों मनी, तो मनी के कुछ फीचर्स होते हैं, मनी की कुछ विशेषताएं होती हैं, मनी के कुछ कह सकते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे नंबर वन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। नंबर 2 मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखते हैं मनी के फीचर्स, मनी की फीचर्स, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। भाई मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि इस मार्कर की कीमत कितनी है, आप किस में मेजर करेंगे, मनी में। दोस्तों इस कैमरे की कीमत कितनी है, आप किस में मेजर करेंगे, मनी में। ये एसी कितने का है, आप किस में मेजर करेंगे, मापेंगे, मनी में। तो मनी का मतलब है मेजर ऑफ वैल्यू, कि ये किसी वस्तु के मूल्य का मापन भी करता है, तो मूल्य का मापन। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर है एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है भविष्य के भुगतानों का पैमाना। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है क्या, भविष्य के भुगतानों का पैमाना। मतलब मैं एक एयर कंडीशनर खरीदने गया तो मैंने देखा कि मेरी जेब में थे 20,000 रुपये। ध्यान सुनना, मेरी जेब में थे 20,000 रुपये। अब जब मैं ये एयर कंडीशनर खरीदने गया तो मैंने देखा कि मेरे पास 20,000 रुपये हैं, लेकिन मुझे पसंद आया 50,000 रुपये का एयर कंडीशनर। तो दोस्तों मैंने उस बंदे को 20,000 रुपये दिए, उसने कहा कोई बात नहीं सर, 30,000 रुपये हम बाद में ले लेंगे। तो दोस्तों इसे हमने कहा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हिंदी में भविष्य के भुगतानों का पैमाना या भविष्य के भुगतानों का आधार। सो दिस इज द अनदर फीचर ऑफ अ मनी, कि जो मनी है, जो मुद्रा है, आप उससे भविष्य में भी भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों एक और फीचर है मनी का एंड दैट इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप एक डब्बे में 2-2 हज़ार के 10 नोट बंद करके रख दो
और 2 साल बाद अलमीरा खोलो, डब्बा निकालो, तो आपने 2-2 हज़ार के 10 नोट को की वैल्यू को 2 साल के लिए स्टोर करके रख लिया। मतलब जब वो निकालोगे तब भी वो यूज़ में आ जाएंगे। तो ये भी मनी का एक फीचर है और इसे हम कहते हैं मनी। तो ये है मनी की विशेषताएं, ये है मनी के फीचर्स, राइट। दोस्तों, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के बहुत सारे प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं मनी के, अब उस पर हम लोग टॉक करेंगे इस क्लास में, राइट। दोस्तों, अब कौन कौन से फीचर्स हैं, तो सबसे अनदर फीचर है मनी का, दूसरी जो अनदर टाइप है, फॉर्म है, और वो है जैसे नंबर 1 सबसे पहले कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, सो व्हाट इज कमोडिटी मनी? हिंदी में बोलते हैं वस्तु मुद्रा। तो कमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा, ये क्या होता? दोस्तों, कमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा का मतलब होता है यदि कोई कमोडिटी, यदि कोई वस्तु जिसकी मदद से हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर प्रयोग कर पाएं, उसे हम कहेंगे क्या? कमोडिटी मनी। सो व्हाट इज कमोडिटी मनी? तो कमोडिटी मनी का मतलब है यदि कोई भी मुद्रा, यदि कोई भी वस्तु जो मनी के तौर पर प्रयोग की जाए, यदि कोई वस्तु जिसमें इतने सारे फीचर्स हों, तो उसे हम कहेंगे कमोडिटी मनी। जैसे दोस्तों, कमोडिटी मनी का मतलब हुआ क्या? कि कोई भी वस्तु मुद्रा का मतलब हुआ जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, सो दे आर कॉल्ड कमोडिटी मनी। दोस्तों, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सो दे आर कॉल्ड कमोडिटी मनी। तो वस्तु मुद्रा, जैसे आप गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड को देखें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जाता है। मेजर ऑफ वैल्यू, आप किसी की भी वैल्यू गोल्ड में मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, वो भी हो सकता है, और स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। सो इसे हम कहेंगे कमोडिटी मनी। ऐसे ही दोस्तों एक और है, एंड द नेक्स्ट इज representative money. The next is representative money. So what is representative money? So representative money, representative मुद्रा का मतलब होता है कि यदि कोई मुद्रा जो, यदि कोई भी वस्तु, ध्यान सुनना, यदि कोई भी वस्तु जो मनी को रिप्रेजेंट करे, जो मनी के तौर पर प्रयोग हो, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। तो अगर आप गौर से यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर इज रिप्रेजेंटिंग मनी, तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर हो गया रिप्रेजेंटेटिव मनी। मतलब कमोडिटी मनी का ही एक अनदर नाम है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। मतलब जो कमोडिटी मनी है उसी का एक और दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव मनी। या दोस्तों हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी एक समय पर एक बंदा हम सब से कोई एक वस्तु ले और अपनी वस्तु एक्सचेंज करने को तैयार हो जाए, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। कोई भी एक बंदा किसी एक समय पर कोई भी अपनी वस्तु दे और दूसरों की वस्तु ले ले, तो अब भी उसे रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। जैसे दोस्तों गांव में जब मैं छोटा था और गांव गर्मियों की छुट्टियों में जाता था, जैसे आजकल सीजन चल रहा है गांव जाने का, क्योंकि बच्चों के पेपर वगैरह हो गए और सारे बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ घूमने जा रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिस दिन आखिरी पेपर होता था मामा जी आ जाते थे लेने या दद्दा आ जाते थे लेने, चलो भैया गाँव। दोस्तों जब मैं छोटा था तो गाँव जाता था, मैंने देखता था कि गाँव में आते कुल्फ़ी वाले, कुल्फ़ी, यस याद होगा आपको। दोस्तों गांव में कुल्फी वाले आते थे तो हम क्या करते थे, एक कटोरा गेहूं भरा और कुल्फी वाले को दिया और कुल्फी लेकर आ गए। वही वाइट कलर दूध वाली कहते थे, दूध वाली दे दो, गरी लगी रहती थी, नारियल कच्चा, यस। दोस्तों हमने एक कटोरा बाउल भरा गेहूं का और उसे दिया और उसने मुझे एक कुल्फी दे दी।
दोस्तों इसी तरीके से वो कुल्फी वाला हर व्यक्ति से एक एक कटोरा गेहूं लेता जा रहा है और अपनी कुल्फी देता जा रहा है। इसका मतलब वो जो एक कटोरा गेहूं है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? मनी को। तो उसे कहते हैं representative money. So this is called representative मुद्रा। So दोस्तों इसे हम कहते हैं representative money, इसे हम कहते हैं representative मुद्रा, right? अब मैं आपको बताऊं तो there was a system called barter system। पहले एक प्रणाली हुआ करती थी जिसे हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पहले एक प्रणाली हुआ करती थी जिसे बोला करते थे वस्तु या व्यवस्था हुआ करती थी जिसे बोलते थे वस्तु विनिमय व्यवस्था या वस्तु विनिमय प्रणाली। सो व्हाट वाज वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम? सो दोस्तों बार्टर सिस्टम का मतलब है इट वाज द system of exchange where commodities were exchanged in place of या with commodities। यह वह विनिमय प्रणाली थी जहां वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय होता था, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहा करते थे। तो बार्टर सिस्टम का मतलब है इट वाज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर कमोडिटीज वर एक्सचेंज्ड इन प्लेस ऑफ कमोडिटीज। यह वह विनिमय प्रणाली थी जहां वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय होता था, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहा करते थे। मतलब क्या? जो कमोडिटी मनी है, यस, इसी को रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कहते हैं। सो कमोडिटी मनी या रिप्रेजेंटेटिव मनी एक ही बात है, लेकिन ये आखिर किसका अंग हुआ करते थे, किसका हिस्सा हुआ करते थे, उसे हम कहते थे ये बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इट वाज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर कमोडिटीज वर एक्सचेंज्ड इन प्लेस ऑफ कमोडिटीज। मतलब जहां वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय होता था, जहां वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे, इसे हम बार्टर सिस्टम कहा करते थे, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहा करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमोडिटी मनी है और जो रिप्रेजेंटेटिव मनी है, ये नथिंग, ये क्या है? बार्टर सिस्टम का ही अंग है, बार्टर सिस्टम का ही एक प्रकार है और बार्टर सिस्टम के अंदर ही आता है। सो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि मेरे पास है गाय, अब मुझे चाहिए एक भैंस। तो अब मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास हो भैंस, उसे भी चाहिए हो गाय, तब जाकर एक्सचेंज होता था। तो इट वॉज द ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग द थिंग्स बिटवीन टू पीपल। तो ये पुराना तरीका था जहां पर दो व्यक्ति आपस में अपनी अपनी वस्तुओं को एक दूसरों की ज़रूरत के अनुसार एक्सचेंज और विनिमय कर लेते थे, राइट। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की, ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, एक अवस्था क्रिएट की जहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ टू पीपल, जहाँ पर दो लोगों की आवश्यकता थी, एक गाय वाला एक भैंस वाला, एंड विच वर हैविंग द कमोडिटी ऑफ ईच अदर, जिनके पास एक दूसरे की वस्तुएं थी, एंड रेडी टू एक्सचेंज विद ईच अदर, एवं एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए तैयार भी थी। तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को या इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे क्या? तो हम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है, जरा ध्यान दें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ टू पीपल who needs the commodity of each other and ready to exchange with each other, उसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है
एक समय पर दो ऐसे लोगों का मिलन जिन्हें एक दूसरे के वस्तुओं की आवश्यकता है और एक दूसरे के वस्तुओं को एक्सचेंज विनिमय करने के लिए तैयार हैं, तभी जाकर बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था। दोस्तों बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज तभी पॉसिबल था जब दो ऐसे लोग मिलें, जैसे दोस्तों मुझे चाहिए चावल, अब मेरे पास है व्हीट गेहूं, तो अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास हो गेहूं और वो भी उसे भी चाहिए हो चावल, तभी हो सकता था एक्सचेंज। दोस्तों इस सिचुएशन को कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज तभी पॉसिबल था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की स्थिति क्रिएट हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जैसे शेर शाह सूरी के समय भारत में कॉइन्स आए, सिक्के आए, फिर हम आगे चले तो 1833 में प्रेसिडेंसी बैंक ने भारत में नोट्स इंट्रोड्यूस करे। तो शेर शाह सूरी के समय पर कॉइन्स आए, 1833 में प्रेसिडेंसी बैंक जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी उसने नोट्स इंट्रोड्यूस करे भारत में, और जब धीरे धीरे कॉइन्स और नोट्स भारत में प्रचलित होने लगे तो बार्टर सिस्टम अपना अस्तित्व खोने लगा। तो दोस्तों बार्टर सिस्टम अपना अस्तित्व खोने लगा और आज की डेट में बार्टर सिस्टम हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एबॉलिश हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड वस्तु विनिमय प्रणाली। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। यदि आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखिए सर बहुत बढ़िया चल रहा है, या लिखिए सर बहुत बकवास चल रहा है, या लिखिए सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट प्लीज़। सो दोस्तों दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, और मनी के प्रकार जैसे कमोडिटी मनी या रिप्रेजेंटेटिव मनी, या इन्हीं को एक ही मान सकते हैं एक दूसरे को, और ये किसका हिस्सा है? बार्टर सिस्टम का हिस्सा है। राइट नाउ दोस्तों आगे बात करते हैं और कुछ और बातें बताते हैं कि चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, तो मनी के प्रकार, ओके सो हम लोग पढ़ रहे थे मनी के प्रकार, मुद्रा के प्रकार। तो अब ये जो मनी के प्रकार हैं, मुद्रा के प्रकार हैं, इनको हम और बहुत सारे टाइप्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं और कुछ और बढ़िया तरीके से समझते हैं। राइट नाउ सो दोस्तों आगे देखिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मनी सप्लाई। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मनी सप्लाई, और हिंदी में बोलते हैं मुद्रा की आपूर्ति। सो मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। अब ये मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति से क्या मतलब है, तो जरा ध्यान से सुनना, द वेरी लवली टॉपिक। तो मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति से मतलब ये है द टोटल मनी available in the country at a particular point of time। दोस्तों इसे हम कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। दोस्तों मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति का मतलब हुआ द टोटल मनी अवेलेबल इन द होल कंट्री, द टोटल मनी अवेलेबल इन द होल कंट्री एट द पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों इस समय पूरे हिंदुस्तान में टोटल कितनी मनी है, कुल कितनी मुद्रा है, इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। दोस्तों इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी वॉलेट में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कितनी मनी है, पूरे देश में कितनी मुद्रा है, ये पूरे देश की मनी सप्लाई है। सो मनी सप्लाई का मतलब हुआ, मुद्रा की आपूर्ति का मतलब हुआ द टोटल मनी अवेलेबल इन द होल कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
किसी भी एक निश्चित समय पर पूरे देश में कितनी मुद्रा है उसे हम कहते हैं मनी, राइट। दोस्तों, मनी सप्लाई को ही हम इकोनॉमिक्स की कोर भाषा में कहते हैं, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी, और हिंदी में कहते हैं तरलता। दोस्तों, इस समय आपके पास कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई है। मेरे पास कितना पैसा है, ये मेरी मनी सप्लाई है। पूरे हिंदुस्तान में कितना पैसा है, ये हिंदुस्तान की मनी सप्लाई है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इन इंडिया, भारत में इट इज मेजर्ड बाय आरबीआई। दोस्तों, हमारे भारत में, हमारे देश में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई का मेजरमेंट करने का काम किसका है? आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। मतलब दोस्तों कि अगर हमारे हिंदुस्तान में इस समय कितनी मनी सप्लाई है, इसका मापन का कार्य आरबीआई करता है। अगर हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर लिक्विडिटी बढ़ गई, पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई बढ़ गई, तो सभी लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान सुनना, सभी लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा होगा। अगर सभी लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है लोगों की डिमांड, लोगों की मांग ज़्यादा होगी। अगर दोस्तों लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों की मांग ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? जनरल प्राइसेस और कीमतें और सामान्य कीमतें और कीमतें ज़्यादा होंगी। इसका मतलब है इन्फ्लेशन होगा, इसका मतलब है मुद्रास्फीति होगा, सरल भाषा में महंगाई बढ़ेगी। अगर दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में मान लो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है लोगों की जेबों में पैसा ज़्यादा होगा, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइसेस ज़्यादा होंगे। फिर आप लोग कहेंगे हाय रब्बा महंगाई आ गई। और दोस्तों अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, या मान लो पूरे देश में मनी सप्लाई कम हो गई, ध्यान समझने की कोशिश करना, पूरे देश में मनी सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब जब पूरे देश में मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की जेबों में पैसा कम होगा, तो लोगों की डिमांड कम होगी। अब लोगों की डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम होंगे। अब जरा इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझना कि अगर लोगों के पास जब मनी सप्लाई नहीं है, लोगों की डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा इकोनॉमी में तो इसका मतलब है ग्रोथ रेट भी कम होगा, जीडीपी कम होगा। अरे भैया जब मुझे अगर प्रोडक्शन कम करना है पूरे देश में तो मैं कुछ लोगों को लात मार के भगा भी दूंगा, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अरे भैया जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम लेवल भी कम होगी। So these are the importance of having the accurate money supply in the economy। मतलब अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी, अगर बहुत कम होगी तो डिफ्लेशनरी अपस्फीति की अवस्था आएगी और देश का ग्रोथ, देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा, राइट। तो देश का ग्रोथ, देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए कि मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मनी सप्लाई का मेजरमेंट आरबीआई करता है हमारे हिंदुस्तान में। और क्यों आरबीआई मनी सप्लाई का मेजरमेंट करता है आप लोग समझ गए, क्योंकि मनी सप्लाई कंट्रोल्ड फॉर्म में रहे, मनी सप्लाई एक नियंत्रित मात्रा में रहे, ना तो बहुत ज़्यादा क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा और ना बहुत कम क्योंकि डिफ्लेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई, दिस इज कॉल्ड मुद्रा की आपूर्ति। तो चूंकि मैंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में जो मनी सप्लाई है, हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्रा की आपूर्ति है, इसका मेजरमेंट, इसका मापन आरबीआई के द्वारा होता है। तो अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, सर हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे करता है, थोड़ा सिखाइए प्लीज़। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे करता है, तो आओ जरा सीखते हैं और देखते हैं।
तो भाई आरबीआई के पास कुछ मेथड्स हैं मनी सप्लाई के मेजरमेंट के, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज मेथड्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ measuring money supply in India. So now we are going to discuss भारत में मुद्रा के आपूर्ति के मापन की विधियां. So there are different methods by which, with the help of which we can measure the total money supply of the country. So दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई के मापन की कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं. क्या आप लोग जानना चाहेंगे? यस. तो दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई के मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं. तो भाई हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई के मेथड्स कौन कौन से हैं. तो देखिए दोस्तों, उससे पहले सबसे पहले मेथड्स पे हम थोड़ी देर में आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और सिखाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा कुछ और सीख लीजिए. उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद बैंक्स. दोस्तों देखिए, बहुत बेहतरीन ज्ञान मिलने वाला है अब आप लोगों को यहां पर. द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद बैंक, हाँ, या टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक. दोस्तों यदि आपके पास पैसा है और आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, यदि आप लोगों के पास पैसा है और आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो कितने तरीके हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं जिसकी सहायता से आप लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर पाएं. शिवम जी का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया कि रेवेन्यू इन कैपिटल में डिफरेंस क्या है सर. सो रेवेन्यू इन कैपिटल में डिफरेंस क्या है अभी थोड़ी देर में बताएंगे शिवम साहब. ना उससे पहले जरा ये देखिए, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कि यदि आप लोगों के पास पैसा है और आप लोग उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं जिसकी सहायता से आप लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं. राइट. दोस्तों अगर आपको अपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपके पास सिर्फ दो टाइप्स हैं. पहला, जिसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स. यदि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज. पहला डिमांड डिपॉजिट्स. जो लोग हिंदी में लिखते हैं, जब मैं बोलता हूं तब मेरे साथ साथ हिंदी में लिख लिया करिए. राइट, मेरे साथ साथ हिंदी में लिख लिया करिए. दोस्तों अगर आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, बैंक में पैसा जमा करना है, तो आपके पास सिर्फ दो प्रकार हैं. और सबसे पहला डिपॉजिट है डिमांड डिपॉजिट्स, हिंदी में बोलते हैं मांग जमाएं. दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स हिंदी में बोलते हैं मांग जमाएं. और डिमांड डिपॉजिट्स मांग जमाओं का मतलब होता है यू डिपॉजिटेड योर मनी इन द बैंक इन सच अ मैनर सो दैट कि जब आप डिमांड करें तो आपका पैसा बैंक निकाल के दे दे. मतलब समझना मैंने क्या कहा कि डिमांड डिपॉजिट्स मांग जमाओं का मतलब होता है कि आपने बैंक में अपना पैसा कुछ इस प्रकार से जमा किया कि कभी भी आप डिमांड करोगे, आपके डिमांड करने पर बैंक आपका पैसा विड्रॉ कर दे, बैंक आपका पैसा दे दे, उसे डिमांड डिपॉजिट्स, उसे मांग जमाएं कहते हैं. दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब आप लोग समझ गए कि यू डिपॉजिटेड योर मनी इन सच अ वे दैट व्हेनेवर यू विल मेक डिमांड फ्रॉम द बैंक, तो बैंक आपके डिमांड करने पर आप लोगों को पैसा विड्रॉ कर दे, उसे डिमांड डिपॉजिट्स, उसे मांग जमाएं कहते हैं. जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो इसका एग्जाम्पल हुआ डिमांड डिपॉजिट्स का करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा. तो कासा का मतलब हो गया करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. वीरेंद्र कुमार, वेरी लवली आंसर. सो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये क्या होता?
तो पहले हम इनको डिटेल में बात करेंगे कि एक करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है। लेकिन उससे पहले जरा हम दूसरे टाइप्स के डिपॉजिट्स को भी देख लें कि यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास जो दूसरा टाइप है वो है टाइम या टर्म डिपॉजिट्स। भाई टाइम या टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है आपने अपना पैसा बैंक में जमा किया इन सच अ वे, कुछ इस प्रकार से कि आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बैंक आपका पैसा अपने आप वापस कर देगा। दिस इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। सो व्हाट इज टाइम डिपॉजिट? समय जमाएं का मतलब हुआ कि आपने अपना पैसा बैंक में कुछ इस प्रकार से जमा किया कि आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब एक समय अवधि मैच्योर हो जाएगा तो आपके पास अपने आप पैसा आ जाएगा, बैंक आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो उसे बोलेंगे टाइम या टर्म डिपॉजिट, उसे बोलेंगे समय या अवधि जमाएं। मतलब एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बैंक अपने आप आपको पैसा दे दे, उसे टाइम या टर्म डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब दोस्तों ये कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट और क्या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। तो एफडी का मतलब हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी का मतलब हुआ रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसका एग्जाम्पल है एफडी एंड आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब आवर्ती जमाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट अचर जमाएं और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है आवर्ती जमाएं। तो दोस्तों ये दो चीजें हो गई, ये दो प्रकार के डिपॉजिट्स हो गए। क्या? दो प्रकार के डिपॉजिट हो गए। एक तो हो गया डिमांड डिपॉजिट और दूसरा हो गया टाइम डिपॉजिट। चलो अगले 10-15-20 मिनट मैं ज़रा इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोगों के जो भी सवाल बीच में आते हैं आप लोग एक काम किया करिए कि अपने सवालों को लास्ट के 10 मिनट में पूछा करिए और एक रजिस्टर लेकर बैठिए और उस रजिस्टर पर अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए। एक साइड आप लोग बात करते हैं कि यूपीएससी का बैच लाओ और एटीट्यूड नहीं है तुम्हारा डैश भी बनने का। अब डैश का तुम फुल फॉर्म और डैश को फिल अपने आप कर लो। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑफिसर्स बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मान लो सीडीएस, मान लो असिस्टेंट कमांडेंट, स्टेट का पीसीएस या एसएससी भी देना है, तो इफ़ यू वांट टू बिकम द ऑफिसर देन एक्ट लाइक एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, योर एटीट्यूड शुड बी लाइक एन ऑफिसर, राइट। तो इसका मतलब अभी जब मैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग बकवास वाली बातें कर रहे हो लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। तो ध्यान से सुनिए और बीच में आप लोग कोई भी क्वेश्चन मत बोलो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हो लेकिन इतना नहीं कि तुम बोले जा रहे, तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें यहाँ पढ़ा रहे, तो तुम लोग अपना जवाब मत दो। और जब हम तुमसे पूछेंगे तब तुम अपना जवाब देना। हाँ तो दोस्तों नहीं, मेथड्स पर अभी हम बाद में आएंगे, हेडिंग काट दो, अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, दोस्तों व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट एंड व्हाट इज टाइम डिपॉजिट? सो डिमांड डिपॉजिट्स मांग जमाएं, टाइम डिपॉजिट समय जमाएं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया कि जब भी आप डिमांड करो, रात के 2 बजे जाओ तब भी मिल जाए, दिन के 1 बजे जाओ तब भी मिल जाए। टाइम डिपॉजिट का मतलब है जब टाइम पीरियड हो जाएगा उसके बाद बैंक देगा, तो उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। जरा इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसको अच्छी तरह समझते हैं तो डिमांड डिपॉजिट्स में कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को जानते हैं और इसको सीखते हैं। दोस्तों सेविंग अकाउंट एक वो अकाउंट है जो आमतौर पर हम सभी व्यक्तियों का बैंक में होता है, जैसे कि आप सभी लोगों का बैंक में जो अकाउंट होगा उसे हम सेविंग अकाउंट, उसे हम बचत खाता कहते हैं। लेकिन करंट अकाउंट एक वो अकाउंट है जो आमतौर पर व्यापारियों या बिजनेसमैन का होता है और जो बिजनेस वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेसमैन है उनका बैंक में होता है, उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों और आगे बात करते हैं तो करंट अकाउंट का मतलब, सेविंग अकाउंट का मतलब है, अब सेविंग अकाउंट को खोलने का जो
उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे को सेव करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं, इसलिए आपने एक सेविंग अकाउंट खोल रखा है। जैसे कि मेरे पापा एक सरकारी नौकर हैं, एक सरकारी नौकरी करते हैं, तो दोस्तों मेरे पापा के हर महीने अकाउंट में पैसा आता है, तो उनका एक सेविंग अकाउंट है। तो वो पैसा वो जब भी गए थोड़ा बहुत निकाल लाए और फिर बाकी पैसा उन्होंने सेव कर लिया, इसलिए उन्होंने सेविंग अकाउंट खुलवाया। वहीं पर मैं जैसे ये टाइम्स कोचिंग रन कर रहा हूँ, मैं क्या हम सभी लोग रन कर रहे हैं, तो हमने अपने यहाँ पर करंट अकाउंट खुलवा रखा है। तो हमने अपने यहाँ पर थैंक यू करंट अकाउंट खुलवा रखा है। तो दोस्तों जो भी आप लोग हमें पेमेंट देते हैं, जो भी आप लोग हमें फ़ी पे करते हैं, हमने उसके लिए एक करंट अकाउंट खोला है। और जो करंट अकाउंट खोला है और उस करंट अकाउंट में हमारे पास पैसा आता है, तो करंट अकाउंट को खोलने का पर्पस क्या है? करंट अकाउंट खोलने का पर्पस ये है टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर करंट अकाउंट खोलने का पर्पस है टू मेक द बिजनेस ट्रांजैक्शंस स्मूथ। दोस्तों हम लोग अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हम लोग अपने व्यापार को थोड़ा स्मूथ बनाना चाहते हैं, अर्थात जब भी पैसा आना हो तो आसानी से आ जाए और जब भी पैसा जाना हो तो आसानी से चला जाए, इसलिए हम लोगों ने करंट अकाउंट खोल रखा है। तो दोस्तों तो आप लोग समझ गए कि सेविंग अकाउंट को खोलने का पर्पस है कि मैं अपना पैसा भविष्य के लिए सेव कर सकता हूं, मैं पैसा अपना भविष्य के लिए बचा के रख सकता हूं। लेकिन कैपिटल अकाउंट को खोलने का पर्पस करंट अकाउंट को खोलने का पर्पस है कि करंट अकाउंट को खोलने का पर्पस है कि जब भी मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सरल बनाना है, स्मूथ बनाना है, इसलिए मैंने करंट अकाउंट खोला है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अभी मैं आप लोगों को सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में और भी डीप में जानकारी दूंगा, बस आप बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों जो सेविंग अकाउंट होता है, जो बचत खाता होता है, बैंक इस पर और हम लोग इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं और इसमें सीमित लेन देन होता है। बट करंट अकाउंट में देयर इज अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस टेकन बाय द इंडिविजुअल। और दोस्तों जो सेविंग अकाउंट है, जो बचत खाता है, उसमें हम लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं और करंट अकाउंट में हम अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब क्या हुआ, ज़रा ध्यान से पहले इसको समझें। तो मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक मिनट रुकिए। दोस्तों हम लोग जो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम लोग जो सीमित लेन देन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करने का पर्पस ये हुआ, ऐसे मेरे पापा का सेविंग अकाउंट है, तो मेरे पापा के महीने अकाउंट में एक महीने में पैसा आ गया। अब पापा गए बैंक में, कुछ पैसा विड्रॉ करके ले आए। जब कुछ पैसा विड्रॉ करके ले आए तो वो पैसा 10-15-20 दिन चला, वो पैसा 10-15-20 दिन चला और पैसा 10-15-20 दिन चलने के बाद ख़त्म हो गया। फिर गए, फिर 10-12 दिन बाद फिर ले आए, फिर 10-12 दिन बाद चला, इतने महीना ख़त्म हो गया। इसका मतलब ही कंडक्टेड वेरी लिमिटेड ट्रांजैक्शंस, उन्होंने बहुत सीमित लेन देन करे। वहीं पर आप जरा मुझे देख लीजिए, मेरा यहां पर टाइम्स का करंट अकाउंट है, राइट। तो अब टाइम्स का करंट अकाउंट है, इसका मतलब क्या, हर रोज कई हजार बच्चे एडमिशन ले रहे, इतने बार पेमेंट आ रही, हर रोज कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं वहाँ कहीं वहाँ पेमेंट जा रही,
इसका मतलब है सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। दोस्तों आप लोग समझ गए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, लेकिन अभी हम और ज्ञान देंगे, सुनते जाइए। दोस्तों इन द सेविंग अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक हमें ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, बैंक हमें ठीक ठाक ब्याज देता है, जो एवरेज 3.5, 4, 4.5% चलता है। कुछ प्राइवेट बैंक 6-7% भी देती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें करंट अकाउंट, सो बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट गया भाड़ में। ऑल्दो बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर हैंडलिंग द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। मतलब इंटरेस्ट तो तुम भूल जाओ भैया, करंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक कुछ पैसा और चार्ज करती हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ये दो टाइप्स के अकाउंट हो गए, क्योंकि भैया करंट अकाउंट में आप सोचिए इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कई बार पैसा आ रहा, कई जगह पैसा जा रहा, तो बैंक नीड्स मैन पावर टू हैंडल दैट, बैंक नीड्स सॉफ्टवेयर्स टू हैंडल दैट। इतने ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए बैंक को मैन पावर चाहिए, बैंक को सॉफ्टवेयर चाहिए। इसलिए दोस्तों बैंक ने करंट अकाउंट खोल रखा है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट देन करंट अकाउंट, राइट। तो एक हो गया सेविंग अकाउंट, एक हो गया करंट अकाउंट। ओके दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जो सेविंग अकाउंट है, जो बचत खाता है, इसमें हम सिर्फ उतना पैसा निकाल सकते हैं जो हमारे अकाउंट में जमा है। लेकिन करंट अकाउंट में हम वो भी पैसा निकाल सकते हैं जो हमारे अकाउंट में जमा नहीं है। मान लो मेरे करंट अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए जमा है, लेकिन कभी मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, मैं दौड़ा भागा बैंक के पास गया, कहा बैंक मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो। दोस्तों अगर बैंक ने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल के दे दिए मेरे अकाउंट के बिहाफ पर, जो जमा नहीं है, सिर्फ 2 लाख है, तो उन 50,000 को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों इन द करंट अकाउंट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज देयर, बट इन द सेविंग अकाउंट नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज देयर। दोस्तों इसका मतलब है हम सेविंग अकाउंट में सिर्फ उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे अकाउंट में है, लेकिन करंट अकाउंट में हम वो पैसा भी निकाल सकते हैं जो हमारे अकाउंट में नहीं है। तो जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट term loan which is being pay back to the bank with interest। दोस्तों जो ओवरड्राफ्ट है यह एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण है जो हमें बैंक को वापस देना होता है विद ब्याज सहित। तो इसे हम बोलते हैं द सेविंग अकाउंट, द करंट अकाउंट। दोस्तों जो सेविंग अकाउंट है, जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट और बचत खाता के बारे में मैं आपको एक और ज्ञान दे दूं कि सेविंग अकाउंट में बैंक हमें पासबुक सुविधा देती है, जैसे कि आप लोगों के पास पासबुक होगी, बट करंट अकाउंट में बैंक कोई पासबुक नहीं देती। रादर देन प्रोवाइडिंग द पासबुक, बैंक प्रोवाइड्स व्हाट? बैंक्स प्रोवाइड द स्टेटमेंट्स। जब भी आपको स्टेटमेंट चाहिए हो, बैंक A4 साइज के पेपर में उतनी स्टेटमेंट्स निकाल के दे देगी, 1 महीने की, 2 महीने की, किसी भी दिन की। सो दोस्तों स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन पासबुक सुविधा नहीं है, राइट। और आजकल तो बैंक PDF फॉर्मेट में हमारे को मेल भी करती है हर महीने की स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये हो गया सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट का बढ़िया सा ज्ञान। अब आप लोगों को सेविंग और करंट अकाउंट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये सादान खान है, इसने आज पूरा खून पी रखा। मैं जानबूझ के इसको बहुत देर से इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब बोल ही देता हूँ कि इसने सारे सवाल पूछ रहा है ये फिजूल के। मैंने ये भी कहा कि जितने भी सवाल हैं आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, और जब क्लास ख़त्म होगी लास्ट के 10-15 मिनट में यदि टाइम मिला और नहीं मिला तो अगली क्लास में
तब आप सवाल पूछ सकते हैं अगली क्लास के शुरुआत में, और फिर जब अगली क्लास का लास्ट में फिर टाइम मिला फिर सवाल पूछिए। दोस्तों, टीचिंग लर्निंग के कुछ एटिकेट्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग के कुछ मैनर्स होते हैं, और आपको सभ्यता को मेंटेन करना है कि नहीं। अब टीचिंग के कुछ मैनर्स होते तो मैनर्स आप लोग फॉलो करिए। जितने भी सवाल पूछ रहे हैं ऐसा थोड़ा ना है कि हमें आता या नहीं आता भाई, बाकी आप क्लास के लास्ट में पूछ लीजिए 10-15 मिनट में। अभी इन लोगों को अभी हमारे पढ़ाने का क्या तरीका इतने दिनों में समझ में नहीं आ पाया क्या आज तक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों का तरीका है तो आप लोग अपने तरीके से ही काम करेंगे। यस, देखिए मीनल जी ने पूछा सर करंट अकाउंट से ही क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट से अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो तब भी आपको, करंट अकाउंट तो छोड़ो, सेविंग अकाउंट है, आपका पैसा आ रहा है जा रहा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर सकती है। चलिए दोस्तों, कोई और सेविंग करंट से क्वेश्चन हो? ओके दोस्तों, टाइम और टर्म डिपॉजिट क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। ओके, पंकज कुमार पीके, न जनधन अकाउंट में 5000 की ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा? राइट ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY 15 अगस्त 2015 में भारत सरकार ने इसको घोषणा की और 28 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई। तो ये एक तरह का सेविंग अकाउंट ही है, जैसे हम जनधन अकाउंट कहते हैं। कभी डिटेल में डिस्कशन करने का मौका मिला तो मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, और स्टार्ट करूंगा 2005 से, जहां पर भारत RBI ने नो फ्रिल्स अकाउंट बनाया। एक अकाउंट होता था नो फ्रिल्स, FRILLS, नो फ्रिल्स अकाउंट, और नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब था द जीरो बैलेंस अकाउंट, द जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर द पुअरर क्लास ऑफ द कंट्री, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री। सो हमारे देश के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया, जिसका नाम था नो फ्रिल्स अकाउंट 2005 में। दोस्तों, उसी नो फ्रिल्स अकाउंट को 2012 में कन्वर्ट कर दिया गया इनटू कॉल्ड BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और अब इस BSBD अकाउंट में कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल सकता है, इंक्लूडिंग द पुअरर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो हमारी समाज के गरीब लोग हैं वो भी इसमें जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। राइट, सारे लोग, हम सभी लोग। अब इसी BSBD अकाउंट को एक तरीके से 28 अगस्त 2015 जब प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज हुआ तो उसी को हम कहने लगे जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट। तो इस जनधन अकाउंट को एक तरीके से हम सेविंग अकाउंट ही कहेंगे, बचत खाता ही कहेंगे। लेकिन इस जनधन अकाउंट में 5000 की ओवरड्राफ्ट नहीं पंकज जी, करंट की बात बता दें, थोड़ा करंट में आप अगर आए तो अब इसको 10,000 कर दी गई है। अब ये 10,000 कर दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके अगर हाँ, और 10,000 कर दी गई है। और बता दूं, वो भी जब आप 6 मंथ तक अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो इफ यू मेंटेन द अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, तो आपको ये 10,000 रुपए इसकी लिमिट कर दी गई है जनधन अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो ये 10,000 का मतलब क्या है, या लिमिट क्यों की गई? तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा इसलिए किया गया जस्ट टू मोटिवेट मोर एंड मोर पीपल कम एंड ओपन योर अकाउंट एंड डिपॉजिट मनी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि लल्ला आओ और अपना अकाउंट खुलवाओ, जिससे सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट चल रहा है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे कहते हैं वित्तीय समावेशम। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, हमारे देश का हर एक नागरिक का बैंक में अकाउंट हो। स्पेशली द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ आवर कंट्री शुड हैव एन अकाउंट इन द बैंक। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड
फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशम। दोस्तों अगर अभी मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशम पे बोलने लगा तो रात हो जाएगी, इसलिए यहीं पर चुप जाता हूं और ज़्यादा बोलता नहीं हूं, क्योंकि आप सिर्फ गूगल पे लिखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और मेरा नाम भरत कुमार, तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, तो आपको कुछ 2-3 आर्टिकल्स तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसलिए ओवरड्राफ्ट लिमिट दी है। ओवरड्राफ्ट लिमिट बनाने का पर्पस सिर्फ यही था पीके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में अकाउंट खुलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़ सकें। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया है, अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया है। चलिए एक और क्वेश्चन है, नीचे देखिए। वीरेंद्र कुमार, सर आरडी को थोड़ा डिटेल में बता दोगे। अबे वीरेंद्र, तूने भी सबसे पहले कहा था कि सर मैं आज पहली बार आया आपकी क्लास में, तो तू पहली बार आया तो पहली बार में ही चुलचुलाने लगा। थोड़ी तो ठंड रख ले यार। अभी मैं आया कहाँ हूँ टाइम और टर्म डिपॉजिट पर, अभी तो मैं सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही तो पढ़ा रहा हूँ, और डिमांड डिपॉजिट ही तो डिस्कस हुए। जब यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या पूरा पूरा बता देंगे यार। तुम लोग कम से कम मुझे पढ़ाना मत सिखाया करो, है ना। नेक्स्ट मीनल का क्वेश्चन है, सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर लिमिट है क्या सर? देखो कोई ऑनलाइन ट्रांसफर लिमिट वेमिट नहीं होती, जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उतना ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो तो ऑनलाइन किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो उसकी लिमिट हो सकती है, कि आप आरटीजीएस से कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आरटीजीएस से कर रहे हो, नेफ्ट से कर रहे हो, आईएमपीएस से कर रहे हो, क्या है ये सब, मौका मिलेगा तो बता देंगे। या तो हमने यूट्यूब चैनल पर ये एक वीडियो भी लिया है छोटा सा, लेकिन हम आपकी क्लास में भी अलग से बताएंगे, उससे आपको क्या मतलब, जहां भी पढ़ाया हो, लेकिन आपको ही बताएंगे कि आईएमपीएस आरटीजीएस क्या है ये सब, तो वो डिपेंड करता है लिमिट उसके ऊपर। मीनल जी शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके पंकज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसका? गौरव माहौर, सर अगर हम अपनी सेविंग्स अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करें उस पर टैक्स लगेगा? यस भैया, उसी पर तो टैक्स लगता है। जो भी पैसा आपके अकाउंट में होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या वो करंट अकाउंट में हो, उसी पर पैसा लगेगा, राइट, और उसी पर टैक्स लगेगा। जो पैसा आपने अपने घर पे रख रखा है उस पर टैक्स नहीं लगता। चलिए दोस्तों, हाँ गौरव माहौर का सवाल का जवाब हो चुका है। सदान खान ने कहा एसबीआई सेविंग अकाउंट से पैसा क्यों काटता है मंथली चार्ज 54 रुपए? तो डिपेंड करता है कि आपने एसबीआई से कोई स्कीम ले रखी होगी और एसबीआई उस स्कीम का पैसा आपसे डिडक्ट कर रहा होगा 54 रुपये। तो ऐसा हो सकता है कि आप जरा देख लें कि आपके इस अकाउंट में कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं। जैसे मान लो अगर आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चल रही है या आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है, तो उनकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ, या हो सकता है आपने कोई इंश्योरेंस एक्टिव करा लिया होगा कि हर महीने के इतने रुपए कटे तो इतने साल बाद इतना रुपए मिल जाए। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी बैंक कुछ काटती है। अगर कोई बीच में टपक जाए तो उसको इतना पैसा मिल जाए उसके घर वालों को। तो आप जाके सदान खान पता करें कि आपके ये 54 रुपए किस कारण से कट रहे हैं। मे बी कोई ना कोई स्कीम एक्टिव होगी, या मे बी आपका कोई ना कोई चार्ज लग रहा होगा, या मे बी कोई ना कोई पेनाल्टी लग रही होगी आपने ऐसा करने पर। जैसे अब मान लो आपने ऐसे एटीएम लिमिट कहा भाई साहब 3 बार निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा बार नहीं, आपने 4 बार निकाल लिए तो पैसा कट गया, ऐसा कुछ कटा होगा, राइट ना। प्रशांत सिंह ने कहा सेविंग पर कैसे मिला? आपने कहा ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट पे मिलता है। यस दोस्तों, जो ये इनका जो सवाल था, क्या बोलते हैं किसका, पंकज कुमार का, कि वो जो अकाउंट खोल रहा है वो एक तरह का, मैंने कहा सेविंग अकाउंट ही है, जो जनधन योजना। लेकिन क्यों मिला प्रशांत जी? मुझे लगता है आपका जवाब मैंने डिस्कस कर ही दिया। जस्ट टू मोटिवेट मोर एंड मोर पीपल टू कम एंड ओपन द अकाउंट इन द बैंक, जिससे सरकार का टारगेट, सरकार का उद्देश्य जो वित्तीय समावेशम सरकार करना चाहती है वो पूरा हो जाए। इसलिए सरकार ने ये स्पेशल फैसिलिटी दे रखी है ना। सर ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट भी पे करना होता है पीएमजेडीवाई में? यस दोस्तों, इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो वो बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट होता है। अगर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े तो फिर हर कोई मुंह उठा के चला जाएगा और लोन ले आएगा, ओवरड्राफ्ट ले आएगा दोस्तों, इसलिए इंटरेस्ट भी पे करना होता है, लेकिन बहुत नॉमिनल, राइट। इसमें बाकी करंट अकाउंट में बैंक ठीक ठाक इंटरेस्ट लेती है। ओके, 2000 रुपये से कम हो तो काटते हो। सो
वो डिपेंड करता है, यस कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की पेनल्टी लग सकती है सदान खान। सो अब आपने ऐसे अकाउंट खुलवा रखा मान लो 2000 से, तो अब आपके अकाउंट में 2000 से कम पैसा है तो उन्होंने डिडक्ट कर लिया, तो आपको एक मंथली लिमिट या क्वार्टरली लिमिट मेंटेन करनी होती है बैंक में। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर सारे क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज़ एक बार ओके लिख दो। नाउ नेक्स्ट इज टाइम और टर्म डिपॉजिट्स। सो दोस्तों, टाइम और टर्म डिपॉजिट्स को देखते हैं कि ये टाइम और टर्म डिपॉजिट्स क्या हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो टाइम और टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, टाइम डिपॉजिट मैंने बताया कि आप अपना पैसा बैंक में कुछ इस प्रकार से जमा करके आए कि जब एक टाइम पीरियड मैच्योर हुआ तो बैंक ने आपका पैसा आपको दे दिया, तो उसे कहेंगे टाइम डिपॉजिट्स। अपने आप दे दिया तो उसे हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट, राइट नाउ। सो प्रणाम भाई, प्रणाम भाई। सो कोई बात नहीं अनिरुद्ध। सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड टाइम और टर्म डिपॉजिट्स, राइट। अब देखिए, इसमें आता है एफडी और आरडी। एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी का मतलब है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमाएं। अब ये एफडी और आरडी क्या होता है, जरा ध्यान से सुनियो भैया। भाई एफडी का मतलब होता है कि आप बैंक में गए और आपने बैंक में अपना पैसा कुछ इस प्रकार से जमा किया कि आपने बैंक से कहा, बैंक ये लो 50,000 रुपये जमा कर लो, 2 साल बाद मैं आपके पास आऊँगा और अपना पैसा ले जाऊँगा। उसे हम एफडी फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। आप एक बार बैंक में गए, आपने कहा सुनो बैंक, एक काम करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये हर महीने, 10-10 हज़ार रुपये हर महीने आपके अकाउंट में जमा करते हैं। 10-10 हज़ार रुपये हर महीने आपके अकाउंट में जमा करते हैं, आपके बैंक में जमा करते हैं। और दोस्तों, ऐसा हम 2 साल तक करते रहेंगे, तो इसे आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। दोस्तों, एक तो हो गया एफडी फिक्स डिपॉजिट, एक हो गया आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट का मतलब है यू डिपॉजिटेड योर मनी इन द वे दैट कि आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बैंक ने आपका पैसा क्या कर दिया, बैंक ने आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया, तो उसे हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट का मतलब है एफडी और आरडी। तो आप समझ गए कि एफडी और आरडी क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में एफडी और आरडी को समझाऊं तो जरा समझने की और सीखने की कोशिश करना। एफडी का मतलब है वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम विड्रॉल। एफडी का मतलब है एक बार जमा, एक बार निकलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एफडी। जस्ट गिव मी अ टाइम ऑफ 1 मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है मुझे।
ओके दोस्तों, वेलकम बैक। वापस चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्या, हाँ, एफडी और आरडी की हम बातें कर रहे थे। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब है आप बैंक में गए और आपने बैंक से कहा कि बैंक ये लो 50,000 रुपये और 3 साल के लिए जमा कर लो, तो एफडी फिक्स डिपॉजिट। आरडी का मतलब आप बैंक में गए और आपने बैंक में कहा कि बैंक एक काम करते हैं कि अब हम हर महीने 2-2 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये जमा करेंगे और ऐसा हम 2-3-4 साल तक करते रहेंगे मान लो। सो दिस इज रेकरिंग आवर्ती जमाएं। तो ये 2 तरह के डिपॉजिट्स हो गए। अगर इन दोनों को हमें सरल फॉर्म में पढ़ना हो, सरल तरीके से, तो हम कहते हैं कि एफडी का मतलब है वन टाइम डिपॉजिट्स एंड वन टाइम विड्रॉल। मतलब खत्म कि एक बार जमा होगा, एक बार पैसा निकलेगा। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है वन टाइम डिपॉजिट एंड मैनी टाइम्स विड्रॉल। मतलब पैसा जमा एक बार होगा, निकाल सकते हैं मैनी टाइम्स। सॉरी यार, सो मैनी टाइम डिपॉजिट बट वन टाइम विड्रॉल। मतलब जमा होगा कई बार, क्योंकि रिकरिंग बार बार आप जमा कर रहे हैं, लेकिन निकलेगा एक बार। सो दिस इज कॉल्ड एफडी एंड आरडी। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और एफडी आरडी का मतलब क्या है। तो अगर हम एफडी की बात करें तो इट इज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट इन विच यू डिपॉजिटेड योर मनी इन सच अ वे दैट आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बैंक आपका पैसा आपको दे देगा। आरडी का मतलब इट इज अ डिपॉजिट इन सच अ वे दैट आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, नहीं, टिल द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव टू डिपॉजिट इट मेनी टाइम्स बट बैंक विल विड्रॉ आफ्टर द मैच्योरिटी व्हेन इट विल हैपन। सो दिस इज कॉल्ड एफडी एंड आरडी। तो एफडी और आरडी का मतलब मुझे लगता है आप लोग समझ गए, तो इसे एफडी और आरडी कहते हैं। दोस्तों अब मैं रोहित शर्मा जी बता दूं कि जो इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस एक तरह का आरडी कह सकते हैं, राइट। इंश्योरेंस को रिकरिंग डिपॉजिट कह सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस इज नॉट अ डिपॉजिट। इंश्योरेंस इज नॉट अ डिपॉजिट, क्योंकि देखो टेक्निकली एंड हाई लेवल इकोनॉमिक्स कि व्हेनेवर वी आर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने पैसों को बैंक में सेव कर लूं, जरूरत पड़ने पर मिल जाए, राइट। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो एक तरह का डिपॉजिट नहीं है। जैसे मान लो आपने एक लाइफ इंश्योरेंस करा रखा, तो वो डिपॉजिट नहीं है, वो तो ये है कि, और वो रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है, कई बार बच्चे समझते हैं। तो वो ये है कि आपने एक लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, वो भी इसलिए करा रखा है कि अगर मान लो आप बीच में, आप नहीं मतलब मान लो कोई भी बीच में टपक गया, जैसे आपने कहा कि LIC ने आपसे कहा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने, कि आप मुझे इतने हज़ार रुपए हर महीने दीजिए और मैं आपको 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दूंगा। तो वो इसलिए कि मान लो आपने 7-8 महीने दिए, 1 साल दिया, 1 साल के बाद वो टपक गया। अब जब वो टपक गया तो LIC उसे 50 लाख रुपए देगा। तो वो एक तरह का इंश्योरेंस है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ डिपॉजिट, राइट। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए। और मान लो आप नहीं टपके, तो चूंकि आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो अब वहां पर डिपॉजिट जैसा थोड़ा फील आती है, लेकिन ये डिपॉजिट में काउंट नहीं होता, ये इंश्योरेंस अलग है और वो अलग है। तो मुझे लगता है आप भी समझ गए। यस, सो इंश्योरेंस भी डिपॉजिट स्कीम देती हैं, सही बात है। तो जैसे अब मैं बता दूं कि जैसे डिपॉजिट स्कीम ये एक तरह का डिपॉजिट स्कीम ही तो है। मैंने कहा वहां पर फील आता है कि अगर आप इतने रुपए डिपॉजिट करते रहो, अगर नहीं टपके तो आपको इतनी मैच्योरिटी के बाद इतना पैसा मिल जाएगा। तब वहां पर आप कह सकते हैं या वहां पर आप फील कर सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट, बट एक्चुअली the insurance does not count in the deposits. So this is the explanation of that, right, Rohit and Meenal? Now, so this is called time or term deposit. So time or term deposit का मतलब मुझे लगता है आप लोग समझ गए। तो time deposit समय अवधि का मतलब है, समय अवधि का मतलब है क्या? समय अवधि का मतलब आप FD और RD, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सो दोस्तों आप FD और RD को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, थोड़ा और बताते हैं।
तो एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट और आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। बता दें कि जो एफडी है और आरडी है, इन दोनों पर बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट एक होता है। लेकिन एफडी पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इंटरेस्ट स्लाइटली आरडी से ज़्यादा होता है, इतना याद रखना। और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि इनकी टाइम लिमिट्स क्या है या टाइम क्या पीरियड क्या है। तो जो एफडी है वो मिनिमम 7 दिनों के लिए होती है और मैक्सिमम 10 साल, और जो आरडी है वो मिनिमम 6 मंथ के लिए होती है और मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो ये यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि एफडी की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो 10 साल, आरडी की मैक्सिमम लिमिट 10 साल, एफडी की मिनिमम लिमिट 7 दिन, आरडी की मिनिमम लिमिट 6 महीने। सो दिस इज कॉल्ड एफडी और आरडी। रोहित शर्मा, दैट इज द वेरी गुड पॉइंट। सो पोस्ट ऑफिस में जो सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा है, तो देखो सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस में है या कुछ बैंक्स भी ऑफर कर रही हैं, इट इज अ काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट, राइट। तो दोस्तों अभी ये काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट, बहुत टेक्निकल जवाब दे रहा हूं बेटा, बहुत टेक्निकल आंसर क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस में चल रही है, या सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट, और एक दो प्राइवेट बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है शायद, तो वो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ दे रही है। तो सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने स्टार्ट की फॉर विमेन, द विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट, जिससे महिलाएं सशक्त हों, जिससे हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। तो जब कोई बच्ची पैदा हो रही है उस समय आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उसका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अभी हम सुकन्या समृद्धि योजना को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तो बताएंगे। लेकिन अभी भी बता ही देते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है तो वो एक सेविंग अकाउंट तो है इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 0 से लेकर 10 साल तक, 0 मतलब बर्थ, जन्म से लेकर 10 साल तक की बच्चियों का पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट खुलता है, उसे सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। और यह 100% एक प्रकार का सेविंग अकाउंट है। लेकिन इसमें और उस सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा अंतर्वाह है। क्या? सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराए, पैसा निकाल लिया, फिर जमा कराए, फिर निकाल लिया, फिर जमा कराए, फिर निकाल लिया, ये चलता है। लेकिन दोस्तों इस अकाउंट में आप सिर्फ पैसा जमा करेंगे, पैसा निकलेगा नहीं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ पैसा जमा होता है, पैसा निकलता नहीं है। लेकिन दोस्तों बता दें कि जब वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो सरकार ने एक फैसिलिटी, एक सुविधा दी है कि वंस द गर्ल वुड अचीव द एज ऑफ 18 ईयर्स द 50% ऑफ द डिपॉजिटेड मनी कैन बी विड्रॉन। जमा राशि का 50% आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर हर हायर एजुकेशनल पर्पज, उसके हायर एजुकेशनल पर्पज के लिए आप जमा कर सकते हैं। सो दिस इज द स्पेशल फैसिलिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सुकन्या समृद्धि योजना। और दोस्तों ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है वंस द गर्ल चाइल्ड वुड अचीव द एज ऑफ 21 ईयर्स और मैरिज और विच एवर इज लेस। सो दोस्तों जब वो 21 साल की हो जाएगी या उसकी शादी हो जाएगी तो वो ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। और इस पर स्पेशल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जनरली जो हमारा करंट सेविंग अकाउंट है, मैंने कहा उस पर तो 3.5-4 मिल रहा है, लेकिन इस पर 7% से भी ज़्यादा राइट नाउ। आई डोंट नो कि हर समय चेंज होता रहता है, ये मैंने रिसेंटली देखा नहीं, लेकिन 7.3, 7.7 ऐसे कुछ मिल रहा होगा, या 7.7, 7.3 के लमसम। सो दिस इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि योजना, और इट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ द बैंक, ऑफ द पोस्ट ऑफिस या ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पार्ट है। तो दिस इज रोहित शर्मा जी, दिस इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि योजना। मुझे लगता है आप लोगों के सारे प्रश्नों के जवाब खटाखट मिल रहे हैं। अब भी ना मिलें तो आप मुझे बताइए, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, क्वेश्चन रेलिवेंट होना चाहिए। देखो हाँ, एक ने पूछा था रेवेन्यू इन कैपिटल, लास्ट है तो अब लास्ट है तो अब यहीं से शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू इन कैपिटल अब आप पूछे थे सवालों। तो रेवेन्यू इन कैपिटल क्या होता? तो रेवेन्यू का मतलब होता है, जिसने ये पूछा था मैं नाम भूल गया, ऊपर चला गया कमेंट। सो रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, राजस्व का मतलब होता है इनकम, इनकम का मतलब होता है आय। तो जो भी आपको पैसा मिला वो आपके लिए रेवेन्यू है,
वो आपके लिए राजस्व है। जैसे आप लोगों ने टाइम्स कोचिंग में एडमिशन लिया, तो जब टाइम्स कोचिंग में एडमिशन लिया तो जो पैसा मेरे अकाउंट में आया वो है मेरा रेवेन्यू। और कैपिटल पूंजी का मतलब होता है द मनी विच इज इन्वेस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मोर मनी। एक वो मुद्रा जो मैं निवेश करता हूं कुछ और मुद्राओं को कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सो दोस्तों, जब मैंने टाइम्स कोचिंग खोली तो टाइम्स कोचिंग खोलने के लिए हम लोग हम लोगों ने टाइम्स कोचिंग खोली तो टाइम्स कोचिंग को खोलने के लिए हम लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा कहलाएगा कैपिटल, क्योंकि उस पैसे को निवेश किया और बढ़िया सा बतरा सिनेमा कॉम्प्लेक्स में ऑफिस लिया, उस पैसे को निवेश किया, हॉल्स वगैरह बनाए, उस पैसे को निवेश किया, ये कैमरा, ये एलईडी, ये एयर कंडीशनर लिया। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे कैपिटल। तो जब मैंने अपनी पूंजी को निवेश किया, अबे रोहित शर्मा क्या तो ये तेरे सवाल का जवाब नहीं मिला? यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, हैं तुम तो ऐसे नहीं हो भाई। सो दोस्तों, तो जब मैंने ये कैमरा, ये एलईडी, ये एयर कंडीशनर जो खरीदा तो क्या वो कैपिटल इन्वेस्ट की। अब भाई ये एलईडी जो मैंने यहाँ लगा रखी है, ये जो कितना बड़ा कैमरा है, ये किसने लगा रखा कि दोस्त की शादी में जाऊंगा और वीडियोग्राफी करूंगा। तो दोस्तों ये कैमरा इसलिए लगा रखा कि आप इससे पैसे कमाऊंगा और मैं इससे पैसे कमा रहा हूं। सो ये है मेरी कैपिटल। कैपिटल को करते हैं इन्वेस्ट फॉर अर्निंग रेवेन्यू। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। वंस यू शुड हैव मनी। देखो, मनी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मनी का मतलब है एनी कमोडिटी विच इज हैविंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड मनी। सो मनी क्या होता, इसकी परिभाषा मैंने आपको दे दी कि मनी का मतलब है कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के तौर पर प्रयोग की जाए, समझा दिया। और वही मनी को अगर आप इन्वेस्ट करो, किस लिए? कुछ और पैसा कमा लो, कुछ और मनी कमा लो, तो वही मनी कहलाएगी कैपिटल। कैपिटल। और जब आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास जो पैसा आया तो वो कहलाएगा रेवेन्यू, राजस्व। दोस्तों जल्दी से बताओ, मजा आया या नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड मनी, कैपिटल एंड रेवेन्यू के बीच अंतर। राइट नाउ, यस इमरान, बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि एफडी क्या तोड़ सकते हैं? यस दोस्तों, आप एफडी और आरडी को प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। आप एफडी और आरडी को प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है, इन केस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर आरबीआई ने कहा है 1% ऑफ द इंटरेस्ट मे बी डिडक्टेड बाय द बैंक। इन दैट केस बैंक आपका 1% जो इंटरेस्ट है वो 1% जो इंटरेस्ट का है वो काट लेगी। बट मैंने यूज किया वर्ड मे बी डिडक्टेड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द बैंक। काटना है, नहीं काटना है, कम काटना है, ज़्यादा काटना है, तो ये बैंक डिसाइड करती है। कोई बैंक 1.5% काटती है, कोई बैंक नहीं काटती है, कोई बैंक 1%। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन ऑफ द कस्टमर विद द बैंक। सो आप बीच में तोड़वा सकते हैं, बीच में प्री मैच्योरली क्लोज करा सकते हैं, बट इन दैट केस बैंक में चार्ज पेनाल्टी अराउंड 1%। राइट इमरान जी? चलिए दोस्तों, कोई और सवाल हो पूछिए आप लोगों का, और अगली क्लास में बात शुरू करेंगे द मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में कितने मेथड्स हैं मेजरिंग मनी सप्लाई? और दोस्तों हमने एक डिस्कशन शुरू किया है टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं। तो यहां तो हम पढ़ रहे हैं पहले मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति के मापन की विधियां, और फिर इसके बाद हम साइमल्टेनियसली वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी अवेलेबल। सो दोस्तों हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि फर्स्ट द कमोडिटी मनी, the second the representative money, and there are lots of kinds of monies in our economy. So now in this class we will discuss the different types of money, the different forms of money. And दोस्तों वहां से many time I have observed many questions, the different variety of questions have been asked in different examinations. So in this class we will discuss the different methods of measuring money supply, because to measure money supply is very necessary, because if there would be more money supply in the country it creates inflation, if there would be less money supply in a country then it would create deflation. So money supply should be in the controlled form. That's why the RBI regularly measure the money supply of our country. After the discussion of this topic we will discuss the different types of money.
in which we have already discussed commodity money and representative money। So दोस्तों ये सब बातें हम लोग अपनी क्लास में करेंगे और बढ़िया सा इस यूनिट में हम लोग कॉन्सेप्ट प्राप्त करेंगे मनी एंड बैंकिंग। तो मुद्रा एवं बैंकिंग ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए एक हमारे इकोनॉमी में अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे अब हम बात करें तो पहले तो एक है, देखो एक यूनिट में हम डिस्कशन करते हैं किस चीज़ का, एक तो हो गया नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब एक यूनिट हो गई फाइनेंशियल मार्केट मनी एंड बैंकिंग, तो ये फाइनेंस की यूनिट हो गई। फिर इसके नीचे आई तो पब्लिक फाइनेंस, बजट एंड टैक्सेशन, तो वो इसके बाद चलेगा। फिर एक यूनिट हो गई फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में हमने पढ़ लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिवैल्यूएशन। फिर एक यूनिट बचेगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। और उसी का हम पार्ट कह सकते हैं नेशनल इनकम। तो दोस्तों ये चीजें एक साथ, तो ये 4-5 यूनिट हमारी हो गई बड़ी बड़ी, किसमें, मैक्रो में, और माइक्रो में हम पढ़ेंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, या अगली क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा पूरी इकोनॉमी का, एक स्ट्रक्चर दोस्तों, या फिर जो मैंने सिलेबस लिखाया था उसी में, तो ये सब करके हम पूरी इकोनॉमी को, उसका एक क्रक्स, उसका एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जितने भी वनडे टाइप के एग्जाम्स हैं, अगर हम किसी स्टेट के पीसीएस के प्री की बात करें तो वो भी एक वनडे टाइप में ही आएगा। सो एक दिन जाओ लिख के चले आओ। सो दोस्तों जो भी आपके पीसीएस, यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, हाँ दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, इन सब के जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कंडीशन तभी जब आप लोग बहुत बढ़िया से घर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोग एक एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कराने का बैच लेकर आए हैं। जरा जल्दी से बताएं किस किस को पता चला। कौन यहाँ कमेंट में लिखें कि किस किस को पता चला। हाँ एफडी के बारे में फिर से बता दो। क्यों भैया प्रसाद मिल रहा क्या? एक बार ले लिया, मम्मी को दिया है, दूसरा लेने फिर आ गए, वो भी लिया है, बहन को दिया है, तीसरा फिर आ गए लेने। तो क्या प्रसाद चल रहा क्या? दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखना, समझ में जाएगा। उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दें। अब तुम कह रहे फिर से बता दो, क्या भैया पंगत चल रही क्या गाँव में? अभी खा लिया, 2 घंटे बाद फिर आ गए, फिर बैठ गए खाने। ना ओके, तो रोहित शर्मा को पता नहीं चला तो कोई बात नहीं सर, मैं पीसीएस के क्वेश्चंस लगा रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चंस देखते ही हो जाते हैं। ऑल थैंक्स टू यू सर। देखिए गौरव माहौर जी का ये रियल कमेंट है, तो थैंक यू सो मच गौरव माहौर जी एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम द टीम ऑफ टाइम्स टू यू। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक एमसीक्यू का बैच लेकर आए हैं, शायद नीचे स्क्रॉल में भी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, आज चलेगा क्या? ओके सो दोस्तों हम लोग एक एमसीक्यू का बैच लेकर आए हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो उनका एमसीक्यू बैच आया है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं या अपने भाई बहनों या अपने दोस्तों को सलाह दे सकते हैं। और मुझे आप लोगों से इसमें बढ़िया रेस्पॉन्स चाहिए, तो प्लीज़ इसे परचेज कर लो। जैसे आप लोग कहते हैं एमसीक्यू, तो थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस हेयर इन दिस क्लास। और ये बैच चलेगा मात्र 21 मई से 4 जून तक। तो 21 मई से 4 जून तक ऑल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू डिस्कस होंगे और 4 आवर्स अ डे, एक दिन में 4 घंटे, सुबह 7 बजे 7:30 से 9:30 और शाम को 6:30 से 8:30। यही टाइमिंग है क्या? नहीं ओके, सुबह 7:30 से 9:30 और शाम को 6:30 से 8:30। तो ये 2 घंटे का है। और जब ये बैच 4 जून को खत्म हो जाएगा, इसके बाद 1 महीने तक ये बैच ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है यस। तो यस सर, बट सीजीएल आ रहा है और 2 क्लासेस जीएस की हो जाती हैं तो टाइम प्रॉब्लम है सर, मेरा बहुत मन था लेने का। तो गौरव माहौर जी तब भी आप ले सकते हैं, और लेने के अलावा आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपको फिर जीएस में कुछ नहीं पढ़ना, तो आपको सिर्फ अभी के लिए नहीं, आप आने वाले समय के लिए भी ले सकते हैं, मतलब आने वाले समय के लिए भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द वैलिडिटी। चलो इसकी फिर हम एक काम करते हैं, इसकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे तो आप 3 महीने तक इसे देख सकते हैं। तो सोच रहे हैं वैलिडिटी क्लास स्टार्ट होने वाली डेट से काउंट होगी या नहीं, यहाँ से ख़त्म होने की डेट से। चलो वैलिडिटी इसकी बढ़ाते हैं, तब तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, कोई सवाल हो तो और पूछ लीजिए, फिर चलते हैं और सेशन को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे पाया आज, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिल ही गया होगा।
चलिए दोस्तों, जल्दी से कोई सवाल पूछिए, कमेंट में लिखिए, या फिर ख़त्म करते हैं क्लास। और दोस्तों आप लोग मैथ्स क्लास क्लैश करेगी, ओके, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो पड़े रहेंगे। यस सर, प्लीज़ एमसीक्यू की बढ़ा दीजिए प्लीज़, ओके, ठीक है गौरव जी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बढ़िया ढंग से दोस्तों पढ़ाई करिए आप सभी लोग। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में।